Hello everyone, my name is Prakash Kumar and I welcome you all in my YouTube channel Bankers Bank BV। और आज मैं डिस्कस करने चाह रहा हूँ मेरे प्लेलिस्ट में जो बैंकिंग अवेयरनेस का मैंने प्लेलिस्ट बनाया है उसमें मैंने पहले डिस्कस किया था कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग किस तरीके से भारत में बैंकों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अभी मैं करने जा रहा हूँ आरबीआई एंड इट्स फंक्शन, किस प्रकार से आरबीआई और उसके फंक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखा जाए तो आपको मैंने पहले भी सजेस्ट किया था कि आपको प्रेजेंटेशन के रूप में जो है वो बैंकर्स अवेयरनेस के जितने टॉपिक्स हैं सबको कवर करना है। तो मैं आपको एक बिल्कुल ही अच्छे तरीके से डिटेल्ड व्यू देने जा रहा हूँ और मैं आज आपको 5 एमसीक्यूज भी दूंगा जो कि आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के द्वारा। और आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसके तहत इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। शुरुआत में जो है इसकी जो सेंट्रल ऑफिस थी वो वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में थी इस्टेब्लिश्ड, लेकिन 1937 में इसको मूव कर दिया गया। कहाँ पर? मुंबई में परमानेंट रूप से मूव कर दिया गया। और इसमें बात ये कही गई है कि शुरुआत में जब आरबीआई का स्थापना हुआ था तो ये एक प्राइवेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन था, यानी ये सरकारी नहीं थी। इसमें जो 100% स्टेक्स था वो गवर्नमेंट ओन्ड स्टेक्स नहीं था। और ये 5 करोड़ इनिशियल इसके पेडअप कैपिटल थे जिससे इसकी शुरुआत की गई थी, यानी ये 5 करोड़ का इसके पास वैल्यू था जिससे ये दूसरों को जो है वो लोन दे सके या मार्केट्स में उधार दे सके। वो इसकी थी 5 करोड़ रुपए। और आरबीआई जो है इसको रन करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टोटल 21 है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 पार्ट्स में बांटा है। पहला जो है वो है ऑफिशियल डायरेक्टर्स और दूसरा है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। ऑफिशियल डायरेक्टर्स में आपके गवर्नर ऑफ आरबीआई आ जाते हैं, फिर 4 डिप्टी गवर्नर आ जाते हैं। अभी 4 डिप्टी गवर्नर जैसे एन विश्वनाथन शायद पहले थे, अभी हट गए हैं। अभी हैं बीपी कनुंगू, माइकल देव पात्रा, महेश कुमार जैन एंड राजेश्वर रॉय। एनएस विश्वनाथन जो पहले थे वो हट चुके हैं। और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो हैं उनमें से 10 जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट फील्ड से, और उसमें से 2 जो हैं वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं और 4 जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं लोकल ऑफिसेस जहाँ पे हैं, लोकल बोर्ड्स जहाँ पे आरबीआई के हैं। तो टोटल मिलाकर आप देख लीजिए ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो हैं उसमें 5 हो गए, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में 10 को डिफरेंट फील्ड से अपॉइंट किया गया है और उसमें से 2 ऑफिशियल्स, तो टोटल 12 हो गए। और 4 जो है वो लोकल बोर्ड से। कौन कौन से लोकल बोर्ड है हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ लोकल बोर्ड है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। ये 4 लोकल बोर्ड्स हैं, इनमें से एक जो है वो डायरेक्टर चुना जाता है। यही 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो आरबीआई में मिलकर फैसला लेते हैं कि सरकार के तरफ से जो पॉलिसीज लाई जा रही हैं उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, देश के लिए क्या अच्छा रहेगा, इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी रखना है कि इसके टोटल कितने रीजनल ऑफिसेस हैं। तो एट प्रेजेंट इसके टोटल 27 रीजनल ऑफिसेस हैं। मैं आरबीआई की बात कर रहा हूँ, इसके 27 रीजनल ऑफिसेस हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद इसके 4 सब ऑफिसेस हैं और इसके 6 ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यानी जहाँ पे बैंक ऑफिसर्स जो होते हैं, बैंक के क्लर्क्स होते हैं, जहाँ पे इनको ट्रेनिंग दिया जा सकता है। इसके 6 ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं। और इसके अलावा भी देखा जाए तो आरबीआई ने कई सब्सिडरीज जो हैं अपने स्टार्ट किए थे, जैसे डीआईसीजीसी जिसको कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं। तो इसमें मेनली जो आपका पैसा बैंकों में होता है उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। पहले इसका 1 लाख लिमिट था, अभी 5 लाख लिमिट कर दिया गया है। फिर नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी जिसको बोलते हैं, पहले इसका पूरा 100% जो था स्टेक वो आरबीआई के पास था, लेकिन हाल ही में जो है वो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको खरीद लिया है आरबीआई से। और क्यों खरीदा है ये भी मैं बताना चाहूँगा, इसका रीजंस क्या है। उसी तरीके से नाबार्ड के भी स्टेक्स जो है आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बेच दिया है। तो शुरुआत में आप सोचेंगे कि आरबीआई जो है वो 1949 में नेशनलाइज हो गया और जिसके 100% स्टेक गवर्नमेंट के पास है। तो चाहे आरबीआई के पास रहे चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहे, बात तो बराबर है। तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि आरबीआई जो है वो नेशनल हाउसिंग बैंक के शेयर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को बेचे। तो इसका मुख्यतः यह रीज़न है कि जो भी कमिटीज़ बनाई गई थी
उन कमिटीज़ का ये कहना था कि आरबीआई जो है वो सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है, रेगुलेटरी बॉडी है वो, ये नहीं कि वो कोई बिजनेस कर सकता है या उसके खुद के जो है इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। इसी वजह से उसके जो सब्सिडरीज हैं उनके सारे सब्सिडरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है, जितने भी अमाउंट्स के वो शेयर्स थे उनको प्राइस को पे करके। फिर बात आ जाती है कि आरबीआई का ये था, आरबीआई का बिल्कुल ये बैकग्राउंड समझ लीजिए, आरबीआई के बारे में समझ लीजिए। उसके बाद था इसके फंक्शंस, क्या क्या इसके फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो आरबीआई को डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू जो है वो बहुत तरह के पावर्स दिए गए हैं, जिससे ये जो बैंकों को है रेगुलेट कर सके। तो सबसे पहला इसका फंक्शन है इशूअर ऑफ करेंसी, यानी ये करेंसी को इशू करता है। भारत में आप जितने भी नोट्स देख रहे हैं या जितने भी कॉइन्स देख रहे हैं, सारा जो है ये नोट्स को मार्केट में सप्लाई करना, गुड क्वालिटी नोट्स को सप्लाई करना, कॉइन्स को मिंट करना, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, इन सब का काम जो है वो किसका है, आरबीआई का है। और जो भी आप नोट्स देखते हैं सबका एक ही क्वालिटी रहता है, तो इसको भी इंश्योर किया जाता है आरबीआई के द्वारा कि सबकी एक ही क्वालिटीज़ है, मिसमैच ना हो क्वालिटीज़ में, ताकि लोगों का जो है वो फेथ बना रहे करेंसी में। दूसरा बोला जाता है कि ये बैंकर्स टू द बैंक एंड बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी है। यानी अगर बैंकों को, प्राइवेट सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक ले लें, अगर उनको पैसे की ज़रूरत होगी तो वो किससे पैसा लेंगे, तो वो आरबीआई से जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बोरो कर सकते हैं। उसी तरीके से सरकार जो है उसको भी अपनी कोई स्कीम रन करनी है और उसको पैसे की ज़रूरत है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है आरबीआई मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को डालकर पैसा उठा लेती है और वो पैसा फिर गवर्नमेंट को देती है और एक फिक्स टाइम पीरियड पर उसका जो है वो पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा आप देखें तो मेंटेनेंस भी करना है, यानी मेंटेन करना है फॉरेन करेंसी को, क्योंकि इंडिया जो है वो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है ये आईएमएफ का मेंबर है 1947 के बाद से ही, और जिसके वजह से जो है हमारे करेंसी में भी फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। तो करेंसी के में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आए और हम अपने करेंसी को सिक्योर कर सकें इंटरनेशनल मार्केट में, तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है वो मार्केट में फॉरेन करेंसी को परचेज करती है और स्टोर करके रखती है, यानी डॉलर्स। अभी हाल ही में एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा आया था कि लगभग सरकार के, आरबीआई के पास जो है वो बहुत ही अच्छे अमाउंट का फॉरेन करेंसी रिजर्व, मेनली फॉरेन करेंसी जो है डॉलर में ही सिक्योर किया जाता है आरबीआई के द्वारा। इसके बाद देख लिया जाए तो आरबीआई जो है वो सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी बॉडी के रूप में भी काम करता है बैंक्स को, यानी कुछ बैंक्स जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कोई सरकारी बैंक है और वो लोन गलत तरीके से दे रही है, गलत लोगों को दे रही है और उसका पैसा रिकवरी नहीं हो रहा है, या वो नियमों का पालन नहीं कर रही है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, तो उसको जो है सुधारने का काम, उस पर फाइन लगाने का काम, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनको चेंज करने का काम, ये सारा काम जो है आरबीआई देखती है, ताकि एक स्मूथ जो है वो बैंकिंग सिस्टम हमारे इकोनॉमी में रहे। इसके बाद आरबीआई का ये भी रोल है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो भी रूल्स, जो भी पॉलिसी लेकर लाया गया, पॉलिसी रेट्स लेकर आया गया, चाहे रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, एसएलआर हो, इन सबको मेंटेन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आरबीआई का ये रोल होता है। तो देखा जाए तो आरबीआई के जो बैकग्राउंड थे और फंक्शंस थे उनको मैंने कवर कर दिया इस वीडियो में। अब इस वीडियो में मैं कुछ 5 एमसीक्यूज़ आपको देना चाहूँगा। ये 5 एमसीक्यूज़ जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उनको मैं लेटर वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल आप इन 5 क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उनके आंसर्स बता रहा हूँ। आप शुरुआत में क्या कीजिए कि क्वेश्चंस को देख लीजिए और देखने के बाद कमेंट में उसके आंसर्स को लिखिए, ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए, या आप जब देख रहे हैं तो उस वक्त ही क्या कीजिए, कमेंट में आंसर्स को लिख दीजिए। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि करंट अकाउंट ऑफ ऑल अदर बैंक्स आर मेंटेन बाय, जितने भी बैंक्स होते हैं उनके करंट अकाउंट को कौन मेंटेन करता है। तो आपके 4-5 ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आरबीआई, सिडबी, सेबी। तो इनमें से आंसर जो बनेगा वो है आरबीआई बनेगा इसका आंसर, यानी करंट अकाउंट डिफरेंट बैंक्स के जो मेंटेन करता है वो है आरबीआई। फिर आरबीआई एक्ट अमेंडेड टू एस्टैब्लिश द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आया वो किस साल में आया, किस ईयर में आया, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें 2016 में ये इम्प्लीमेंट किया गया था, 2016 में ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें। फिर आपको एक क्वेश्चन है कि क्या किस वैल्यू का कॉइन और करेंसी जो है आरबीआई प्रिंट कर सकता है, यानी अप टू किस वैल्यू का। तो कॉइन्स जो है, कॉइन्स को जो है वो 1000 रुपये तक जो है वो मिंट किया जा सकता है, यानी उसको बनाया जा सकता है, और जो करेंसी है उसको 10,000 रुपये तक का करेंसी को प्रिंट किया जा सकता है, यानी एक सिंगल नोट जो है वो 10,000 रुपये का वैल्यू का भी प्रिंट हो सकता है।
उसके बाद बात आती है कि कितने रीजनल ऑफिसेज जो हैं वो आरबीआई के हैं, ऑपरेट कर रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। तो टोटल 27 आरबीआई के रीजनल ऑफिसेज जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं और 4 सब ऑफिसेज हैं इसके। और फिर क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं टोटल कितने हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था कि टोटल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो 21 है। 21 किस तरीके से हैं, 5 आपके ऑफिशियल डायरेक्टर्स हो गए, फिर 10 आपके नॉमिनेटेड हो गए डिफरेंट फील्ड से, और 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसमें ऐड कर दीजिए तो कितने हो गए, 12 हो गए। और फिर 4 लोकल बोर्ड से, यानी 12 4 16, और 16 और 5 उधर मैंने जो बोला 21 टोटल मिलाकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। तो ये था आरबीआई और उसके फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के वर्किंग को। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा किस प्रकार से मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। अभी आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट इस टॉपिक में छोड़ा है तो उसको कमेंट्स में लिखिए ज़रूर, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ नए इनिशिएटिव्स स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्द ही मैं कुछ एक नए इनिशिएटिव जो है अपने चैनल्स पे अनाउंस करूँगा, ताकि आप रेगुलर जो है मेरे चैनल पे बने रहें और आपका पढ़ाई जो है इस लॉकडाउन में कहीं बाधित ना हो। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है वो मेरे वीडियोस को देखकर बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस। थैंक यू।